नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आपको बताते चलें कि पंचायत चुनावों को लेकर अब सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर तेज हो गई हैं और हर एक पार्टी लगातार काम करने में जुट गई है। बताते चले कि भाजपा ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और कांग्रेस ने भी संगठन की गतिविधियां तेज कर दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाताओं के लिए 16 नवंबर को विशेष शिविर लगाया जाएगा और पंचायत मतदाता सूची 2025 के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। 6 जनवरी 2025 तक अंतिम मतदाता सूची जारी करनी है और 16, 17, 23, 24 नवंबर और 1 दिसंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष यहां पर शिविर लगाए जाएंगे। पंचायत चुनाव यहां आप देखिए, जो बूथ अधिकारी हैं विधानसभा बीएलओ के साथ मतदान बूथों पर उपलब्ध रहेंगे और मतदाताओं के जो मार्गदर्शन है उसके लिए आवश्यक फॉर्म और पंचायत रोल के साथ मतदान बूथ ओबीसी आरक्षण पर भी काम जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल बताते चले कि पंचायत इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर तेज हो गई हैं और 16 नवंबर के बाद यहां पर विशेष शिविर लगाने की कवायद तेज हो जाएगी। यानी कि आज 14 नवंबर, कल का दिन शेष रह गया है और अगले कल आप देखिए किस तरह से पंचायती चुनावों को लेकर लगातार काम जारी कर दिया जाएगा, जिसमें हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से जम्मू के अंदर भी सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सक्रियता को बढ़ा दिया गया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर सुखविंदर सिंह है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रजनी सेठी हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी स्वागत। और कांग्रेस से हमारे साथ जगदीप सिंह हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जगदीप जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि महज जो विधानसभा चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली, लेकिन अब पंचायती चुनाव है, उसको लेकर सरगर्मियां कांग्रेस ने भी तेज कर दी है। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मैदान में उतरेगी? आशा जी, आभार आपका। निश्चित तौर पर कांग्रेस हर चंद और हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जमीनी सतह पर उतरकर लोगों तक, आम जन तक और आम मतदाता तक सीधी पहुंच बनाई जाए। लेकिन आशा जी, एक बहुत अहम तरीन पहलू है इस समुच्चे चुनाव का, जिसके ऊपर मैं चाहता हूं आपके संज्ञान में भी ये बात आनी चाहिए, क्योंकि आपकी भूमिका में वो बात मुझे दिखी नहीं। परिसीमन आयोग ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बंदरबाट की, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं और इवन पार्लियामेंट्री जो सीट्स थी उनके साथ भी कैसी और किस तरीके की छेड़खानी हुई, ये जग विदित बात है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब पंचायती चुनाव में भी ठीक उसी तर्ज पर नए सिरे से परिसीमन की खबर है। मैं पूछना चाहता हूं, ये ठीक है आपने ओबीसी को आरक्षण दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या अब आप गांव देहात को भी जो है वो जातियों के आधार पर बांट देंगे? और क्या मापदंड है आपके जब आप परिसीमन के लिए जाते हैं? उदाहरण के तौर पर मैं अपनी व्यक्तिगत विधानसभा की बात करूं तो विजयपुर विधानसभा का पेट फाड़कर आपने गुड़ा सलातिया सांबा में डाल दिया। ठीक इसी तरीके से आपने सुचेतगढ़ के साथ किया, हीरानगर के साथ किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि सियासी मफाद के लिए अगर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर पंचायती चुनाव से पहले पंचायतों का परिसीमन जो केवल और केवल राजनीतिक मफाद को जहन में रखकर किया जाएगा, तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र पर हमला। चलिए जगदीप जी, आज तो मैं प्रोग्राम सिर्फ ये करने वाली थी कि पंचायत को लेकर चुनावों की सरगर्मियां क्या हैं, जो मैंने अपनी भूमिका बांधी वो मैंने उसी के आधार पर बांधी जिस पर मैं अपना प्रोग्राम लेकर जाना चाह रही थी। लेकिन आपने उसमें एक और कड़ी को जोड़ दिया, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और गंभीर मुद्दा भी है, और उसके लिए आधे घंटे की चर्चा बहुत कम रहेगी। लेकिन रजनी जी हमारे साथ बीजेपी पार्टी से हैं। रजनी जी, परिसीमन को लेकर जगदीप जी ने बात की है, किन मापदंडों के आधार पर ये काम किया जा रहा है? आशा जी, मैं जगदीप जी को बता दूं कि परिसीमन आयोग का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिटिकल पैनल डिस्कशन में नहीं है, पहली बात। दूसरा, हमारा टॉपिक पंचायती राज को लेकर है। परिसीमन आयोग से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो, लेकिन वो तो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं ना रजनी जी। प्रवक्ता हूँ, भाजपा का क्या मैप रहेगा? रजनी जी, वो तो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं ना कि पहले भी परिसीमन जिस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, उन्होंने तो सीधा सीधा सुचेतगढ़ को, विजयपुर को लेकर बात करने की कोशिश लगातार कांग्रेस करती रही है। जब पिछले लोकसभा के चुनाव में परिसीमन हुआ तब भी इनका कटाक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर रहा है, मगर ये खुद रहे हैं सरकारों में, 70 साल इन्होंने राज किया है।
ये समझते हैं कि परिसीमन आयोग के अंदर क्या है और बीजेपी के अंदर क्या है। ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हमें चर्चा करनी चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे कैसे 73rd 74 अमेंडमेंट के बाद लोग स्ट्रेंथन हुए हैं, गांव कैसे स्ट्रेंथन हुआ है, कांग्रेस का सुपड़ा कैसे साफ हुआ है इन चुनाव में। 6 सीटों पर ये सिमट कर रह गए हैं। पहले भी ये यही राग अलापते रहे कि परिसीमन का राग रोते रहे, मगर इनको मुझे लगता है कि परिसीमन के ऊपर केंद्र न कर अपनी पार्टी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। चलिए जगदीप जी जवाब दीजिए। सुखविंदर जी मैं आपके है। पास आ रही हूँ, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। जगदीप जी काउंटर कीजिए। आशा जी मैं असमंजस में हूँ। हम्म, बड़े साथ सम्मान मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता ने ये कहा कि चुनाव आयोग का या परिसीमन आयोग का कोई व्यक्ति चर्चा में नहीं है, तो पहली तो बात ऐसा होता नहीं। दूसरी बात, जब सरकार आती है तो सवाल आपको होगा। और मैं पूछना चाहता हूं, बराए मेहरबानी जरा बताएंगे मुझे कि पाडर की जो विधानसभा थी आपने वो 51,000 पे आपने खड़ी कर दी, लेकिन भद्रवाही या किश्तवाड़ की बात आप करें या बाकी की तुलनात्मक ढंग में आप देखें, जितनी विधानसभा है वो लाख लाख सवा लाख भी गई। मेरा कुल कहने का तात्पर्य आशा जी साफ था कि आप जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के नाम पर परिसीमन का लबादा ओढ़कर अगर आप लोगों को फिर से बांटेंगे ताकि आपको चंद पंचायती सीटों पे मुनाफा हो जाए, सियासी मुनाफा हो जाए, तो ये सही बात नहीं है। और यही सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। ये सच है कि आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में पावर है, और ये भी सच है कि परिसीमन आयोग जो है एक बड़ा शक्तिशाली आयोग होता है। और जब आप संवैधानिक तौर पर उसे देखेंगे तो आपको ये हक नहीं है कि आप परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर सवाल उठाएं, क्योंकि वो सीधे सीधे लोकतंत्र को बाधित करने वाली बात हो जाती है संवैधानिक ढंग से। लेकिन इसका यह मतलब भी कतई नहीं है। आशा जी एक बात कह के बात पूरी करूंगा। उदाहरण के तौर पे, क्योंकि मैं ग्रास रूट पे काम कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे आसपास की कई पंचायतें हैं, यहाँ पर नोटिस भेजे हैं इन्होंने और ये वेरीफाई किया जा रहा है कि किस जाति के कितने लोग हैं और उसको कैसे यहाँ से उठा के उधर और उधर से उठा के इधर किया जाए। दिस इज नॉट फेयर। लेकिन जगदीप जी मैं रजनी जी से इस पर जवाब ना लेकर अगर जवाब सुखविंदर जी से लूं, क्योंकि रूलिंग पार्टी में इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जो आपका अलायंस पार्टनर भी है, लेकिन बीजेपी के पास एनडीए गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में है। लेकिन फिलहाल अगर यूटी के अंदर सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस पर पूरा काम उठाती या फिर मुद्दा इसको उठाकर बनाती और बनाने की कोशिश करती और केंद्र सरकार के साथ बातचीत होती तो जाहिर तौर पर इस पर काम किया जा सकता था, है कि नहीं? सुखविंदर जी जवाब दीजिए। आप यही अलायंस पार्टनर कह रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोगों को ये मुद्दा उठाना चाहिए। इस वक्त पावर में है आप लोग। सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए कि बड़ी खुशी की बात है कि एक बार फिर हमारे जम्मू कश्मीर को पंचायती जो इलेक्शन जिसकी अब मैं समझता हूं कि जिसकी दौड़ शुरू हो गई है, ये इसमें नो डाउट कि हमारे इन 10 सालों में जो पंचायत का हल किया गया है सेंटर की ओर से, जो इन्होंने पंचायत को लूटा है, कहीं ना कहीं अब वो समा आ गया। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में हमारे 2 इलेक्शन जो बड़ा पीसफुली हो गया, पंचायत का इलेक्शन आ गया। नो डाउट ये पंचायत का इलेक्शन भी इस बार एक बड़ा पीसफुली इलेक्शन होगा और इसमें बहुत सारे मुद्दे रहेंगे। देखिए एक तरफ पूरे जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक अच्छी सरकार देने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो गांव हैं जिनको डेवलप करना चाहिए था, जिनको आज मैं समझता हूं कि पेपर वर्क में आप देखेंगे तो हमारे जो गांव है वो इन्होंने मैं समझता हूं कि स्मार्ट सिटी से भी आगे बना दिए हैं। मगर जो ग्राउंड रियलिटी रही इन 10 सालों में हमारे जो पंचायत की, तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे 70% जो काम है वो अभी पेपर वर्क में हो चुके हैं, मगर 70% हमारे काम जो अभी भी पेंडिंग हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन रहेंगे इस बार, भाजपा तो दावा करती है कि 3 टायर सिस्टम को लगाया गया, 73rd 74th अमेंडमेंट को जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया जिसमें पंचायतें सशक्त की गई। मानते हैं कि सशक्त हुई? देखिए भाजपा के अगर दावों की बात की जाए तो हमारा देश इस वक्त मैं समझता हूं कि उन्होंने जो सोने की चिड़िया बना ही दी है। देश में कहीं कोई अराजकता नहीं हो रही है। भाजपा के दावों की बात में मैं समझता हूं कि ये इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क रहता है। जहां तक स्टेज पे होता है, स्टेज की बातें अलग होती हैं, ग्राउंड रियलिटी में जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं जीरो है। वो कह रहे हैं कि ग्राउंड की रियलिटी कुछ और होती है और कागज की रियलिटी कुछ और होती है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये इस टाइम तो कांग्रेस को ही फेवर करेंगे। सुखविंदर जी आप एनसी से प्रवक्ता हैं। जम्मू कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट था 1989 में, उसके बाद आप लोगों ने क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया? ये 2020 में जो अमेंडमेंट हुई है, कहीं ना कहीं जो हमारे राइट्स थे, जो यहाँ पर
लाश थे जो गांव गांव पूरे देश में मिल रहे थे, वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहे थे। आपके शासन में तो कहीं भी आप लोगों ने गांव को स्ट्रेंथन नहीं किया। आज आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर लोकसभा के चुनाव बड़े अच्छे तरीके से करवाए, जिन्होंने यहाँ असेंबली के चुनाव बड़े अच्छे तरीके से करवाए, और आने वाले दिनों में पंचायती चुनाव भी वो बड़े अच्छे तरीके से कराएंगे। आप अपने पर क्रेडिट ना लें, आप अपनी हिस्ट्री में जाएं कि आप लोगों के शासन काल में जम्मू कश्मीर किस दौर से गुजर रहा था। क्या हमारे गांव के एक नुमाइंदे को उनके राइट्स मिल रहे थे? क्या गांव में ऐसी सशक्तिकरण हुआ था कि लोग अपनी बात रख? चलिए दीजिए जवाब सुखविंदर जी। लोगों को गुमराह करना और उसके साथ साथ एक और सवाल मेरा भी जोड़ लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपने असेंबली के अंदर 370 को उठाया, स्टेटहुड का मुद्दा उठाया, तो उसमें परिसीमन का मुद्दा भी जोड़ देते। कांग्रेस तो इसे मुद्दा बना रही है, तो आप भी इसे जोड़ देते। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, इनको ग्राउंड नहीं, एक सेकेंड देखिए एसी रूम में बैठकर बातें करनी बड़ी आसान होती हैं और ग्राउंड में जाके काम करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे दूं। देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर किसी का घर बना है तो उसके लिए भी 20 या 30 हजार रुपए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है आज भी। ये ऐसे बहुत सारी चीजें। मैं आपको जल शक्ति अभियान की बात करूं, कहीं ना कहीं 90% हमारा जल शक्ति अभियान जम्मू कश्मीर में फेल रहा है। तो ये जो बातें करने, इनकी जो बातें हैं, पहले जैसे मैंने कहा कि इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। और जम्मू कश्मीर को जितना इन लोगों ने लूटा है, मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी ने आज तक जम्मू कश्मीर को ऐसा नहीं किया जो इनकी ग्राउंड रियलिटी रही है। ये जम्मू कश्मीर को देखिए, यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर ये झारखंड, हमारे महाराष्ट्र तक, हमारी जो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, जब जम्मू में आते हैं वहां ये 400 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। और हमारे लोगों को यहाँ आप देखिए कितनी इन्होंने हमारी यहाँ महंगाई कर दी गई हमारे लोगों को। देश में अलग अलग जगहों पर 370 को बेचने का काम करती है भाजपा, लेकिन जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। एक चीज मुझे बोले दीजिए, एक चीज लास्ट में बोलिए। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप महाराष्ट्र और झारखंड में जहां आपकी रैली चल रही है, आपके गृह मंत्री कह रहे हैं हम 400 रुपए सिलेंडर देंगे, 450 रुपए। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है? आप हमें अगर सिलेंडर नहीं दे सके, आपकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। आपका मैनिफेस्टो कुछ कहता है, जवाब आप पूछें, दीजिए जवाब ले लीजिए। पहले मैं आशा जी, मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। इन्होंने कुछ परिसीमन के ऊपर बात की, पार्डर की सीट के ऊपर। मैं कांग्रेस से भी ये सवाल करना चाहूंगी, इनकी सरकारें रही हैं जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के ऊपर जो वहां एमएलए की सीटें थी या एमपी की सीटें थी, वहां क्या सोचकर सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? जम्मू के लिए अलग मापदंड और कश्मीर के लिए अलग मापदंड, जबकि इनकी सरकारें रही हैं। क्यों नहीं आज तक हर समाज को बराबरी का दर्जा दिया गया इनकी सरकारों में? ये भी मुझे जवाब दे। सुखविंदर जी, आप यहाँ पर प्रवक्ता के नाते बात कर रहे हैं। सलाम टीवी में आपके ही प्रवक्ता कहीं ना कहीं मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। पहले आप आपस में तालमेल बना लीजिए कि एनसी को बोलना क्या है। आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि अमन शांति का माहौल बन गया है पिछले 5 साल में। कहीं ना कहीं आप लोग केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये आप जगदीप जी, पहले आप जवाब दीजिएगा। रजनी जी, शायद वो तालमेल बन रहा होगा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ना कि यूटी के अंदर जो सरकार बनी है उसे केंद्र की सरकार के साथ तालमेल बनाना जरूरी है, लेकिन बेहतर जवाब तो सुखविंदर जी दे सकते हैं। जगदीप जी, पहले आप जवाब दीजिएगा। वो परिसीमन को लेकर जवाब दे रही है। वो कह रही है कि पहले जो सीटें आवंटित की गई थी वो किन मापदंडों के आधार पर होती थी? आशा जी, देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हैरत में हूं कि जब बड़े सामान फिर से कह दूं कि महिला प्रवक्ता सवाल पूछती हैं तो थोड़ा सा होमवर्क जरूर कर लें, बराए मेहरबान। पहली तो बात, जब आप परिसीमन की बात करते हैं तो आपको ये आपके संज्ञान में होना चाहिए कि आप हमेशा जम्मू के लोगों को बांटने का काम करते रहे और कश्मीर के ऊपर जवाब नहीं दे पाते। पर तुम तो लीजिए। नहीं जगदीप जी, पहली बात तो ये, जगदीप जी एक सेकंड, रजनी जी जगदीप जी, पहले तो महिला लेकर क्या होगा? 2011 महिला और पुरुष आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जगदीप जी, आप कश्मीर का एक सेकेंड, रजनी जी आवंटन किस बेस पर किया गया था? बोलने दीजिए रजनी जी, एक सेकेंड। जगदीप जी, महिला क्या होता है? जब आप पैनल में बैठे हैं तो महिला पुरुष सब एक होता है। आजकल महिला पुरुष कहीं किसी से कम नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, दो कदम शायद आगे ही होगी। तो इसलिए ये आंकलन करना कि महिला हैं और इस तरह से बात, ये नहीं होना चाहिए। डिबेट में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आप अपना सवाल दागिए जिस भी तरीके से भी है।
मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं पुरुष प्रवक्ता तो कह नहीं सकता ना, एनी हाउ मैं भाजपा प्रवक्ता कह के संबोधित करता हूँ। तो बराए मेहरबानी जरा ये बताएं कि 2011 का जो सेंसेस था उसके आधार पर ये परिसीमन हुआ। आप सुन लीजिए ना, उसके आधार पर ये परिसीमन हुआ। आप कह रही हैं पिछली सरकारों ने परिसीमन किया नहीं, तो आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में ला दूं कि परिसीमन कोई ऐसा संवैधानिक बदलाव नहीं है जो हर 5 साल के बाद होता है। उसके लिए भी कुछ नियम और कायदे हैं। एक विधानसभा चुनाव हम आगे चले गए, ये सच है, लेकिन कम से कम 15 वर्षों का अंतराल रहता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, आप बार बार बात कर रहे हैं, मैं फिर से कह दूं कि जैसे ये भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं, आर्टिकल 370 को लेकर इन्होंने जितना बड़ा झूठ, मैं कहूंगा इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोला कि हमने आर्टिकल 370 तोड़ दिया। लेकिन आशा जी, सच्चाई ये है कि उसके एक सब सेक्शन को रेंडर किया गया। ठीक उसी तरीके से ये कोशिश इनकी रहती है। लेकिन आज का मुद्दा जो था, मैं उस पर फिर से आ जाऊं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पंचायती चुनाव जो अब निकट भविष्य में होने जा रहे हैं, उनके दौरान, उन चुनाव के दौरान, अगर केवल इसलिए क्योंकि आप सेंटर में है, आप मरकजी सरकार में, हुकूमत में है, तो आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, लाभ के लिए परिसीमन ठीक वैसे करेंगे जैसे आपने पहले किया, तो वो लोकतंत्र पर हमला है। मैंने सीधी आपसे ये बात की, उस पर आप जवाब नहीं दे रही। आप नहीं बता रही कि क्या मापदंड होंगे जब आप ये दोबारा से परिसीमन करवाने जा रहे हैं। पर जगदीप जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है ना कि कांग्रेस पार्टी अगर 370 को लेकर बोल रही है कि सिर्फ एक क्लॉज, एक सेक्शन को ही यहाँ पर हटाया गया है या उससे जिस भी तरीके से आप साइडलाइन किया गया है, जो आपकी भाषा कहते हैं, लेकिन उसे वापस कैसे लाएंगे, सवाल ये है। बार बार ये पूछा जाता है कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, तो स्टैंड तो क्लियर अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से भाजपा को मुद्दा मिल गया और उन्होंने हर एक जगह पर उसे बुनाया भी है। झारखंड के अंदर बुनाया, महाराष्ट्र के अंदर बुना रहे हैं, वायनाड के अंदर, जहां जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह बुनाने की कोशिश हो रही है। तो स्टैंड क्लियर कीजिए। आशा जी, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि किसी दिन आप 1 घंटे का प्रोग्राम रखें ताकि खुलकर बात हो, क्योंकि ये 5 से 6 दशकों का मामला है। लेकिन मुख्तसर बता दूं आपको, कांग्रेस का इसके ऊपर स्टैंड पहले दिन से क्लियर है, जिस दिन हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने स्टेटहुड की बात की। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इतना बड़ा, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ जो आपने बोला, भाजपा ने बोला कि हमने 370 को दफन कर दिया। अरे भाई, किस जमीन में दफन किया आपने? वो तो आज भी संविधान में है। आपने 35A और 370 की 1C को इस्तेमाल करते हुए 1D जो है उसमें आपने संशोधन किया, संविधान सभा को विधानसभा बनाकर। बात इतनी सी है और हमारा स्टैंड क्लियर है। और ये भी सच है आशा जी कि जब तक आपके पास मरकज के अंदर बहुमत नहीं होगा, इस पर बात करना भी बेमानी है। हम तो अब बात कर रहे हैं हमारी नौकरियों और जमीनों की, स्पेशल स्टेटस की, जो करीब एक कांग्रेस पार्टी तो समझती है ना कि बहुमत नहीं है, इस पर अभी बात नहीं हो सकती है, तो फिर वो बात लोगों के सामने होनी चाहिए ना जगदीप जी, कि कांग्रेस पार्टी अभी इस पर कोई बात नहीं करना चाहती है क्योंकि बहुमत नहीं है, तो किस तरह से करेंगे? रजनी जी, जवाब दीजिए। Statehood, Asha ji. This is the only pivotal point we had proclaimed and we have been continuously emphasizing. चले, वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड को लेकर वो बात कर रहे हैं, all these लैंड, जॉब को लेकर वो बात कर रहे हैं। आते हैं आशा जी, कश्मीर में इनके विधायक जीत कर आते हैं कांग्रेस के, और वो बयान देते हैं कि हम 370 के ऊपर क्लियर स्टैंड है कि हमें 4 अगस्त वाली सिचुएशन चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमें 370 करनी चाहिए, मगर उनके ही एमएलए जीत कर आए हैं, वो बोल रहे हैं कि 370 हमें चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर वैसा ही चाहिए जो 370 से पहले है। दूसरी बात, जगदीप जी कह रहे हैं 370 में इन्होंने कुछ चेंजिंग नहीं की। अगर हमने चेंजिंग नहीं की, आपके अलायंस कह रहे हैं कि 370 चाहिए। इनके स्पीकर राठौर साहब बोल रहे हैं अलायंस की बात कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है जगदीप जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली के अंदर किन किन लोगों ने 370 को लेकर बोला है, वो शायद आपने असेंबली नहीं देखी है, सत्र नहीं देखा है। सुखविंदर जी, जवाब दीजिएगा। देखिए मैम, हमारा एक क्लियर स्टैंड है 370 को लेकर। हमारा जो मैनिफेस्टो हमने सबसे पहले कहा था, हम जब भी सरकार में अगर बहुमत में आए तो हमने अपने जो रेजोल्यूशन है वो हमने 370 को लेकर नहीं कहा था कि वापस लाएंगे, आपने उसमें लिखा है प्रयास करेंगे। तो प्रयास करना और वापस लाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए प्रयास क्या है, आप 100 साल करते रहिए प्रयास। देखिए जहां तक बात है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की, तो हमारा सबसे पहला जो हमारे गृह मंत्री ने हमारे साथ वादा किया था कि हमारा इलेक्शन होने के बाद हम स्टेटहुड दे देंगे। जहां तक 370 की बात है, हमने पहले भी कहा है, हमने संवैधानिक तरीके से इसको लाना है।
इसमें मुझे लगता है इसमें बहुत तो बड़ी बात स्टेटहुड नहीं को है। लेकर भी तो बीजेपी यही अगर कहा इसको जा रहा मुद्दा है ना बनाने की कि कोशिश कर रही केंद्र है। सरकार इसको लेकर पूरी तरह से वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, वो देना चाहती है और माकूल समय पर देगी, लेकिन क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल हो गया। देखिए मैं आपसे जवाब लूंगी सुखिंदर जी, इसी पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस जवाब दीजिए अपना। देखिए जैसे आपने कहा कि बीजेपी का वादा है कि जब माकूल समय आएगा तो हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये जब तक पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे, अभी इसके बाद यूपी बिहार के इलेक्शन वहां भी ये 370 को बेचेंगे, वोट बटोरने के लिए वहां भी 370 की बात करेंगे। मुझे लगता है कि माकूल समय इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 2 इलेक्शन हमारे जो जम्मू कश्मीर में बड़ा पीसफुली हुए, पंचायत के इलेक्शन भी आप इनको दे देना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति है पूरे भारतवर्ष में करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारा 370 है इसको लेकर। जैसे जो आज का टॉपिक है, मैं समझता हूँ ये आज पंचायती इलेक्शन में होना चाहिए था। क्या क्या मुद्दे रहेंगे हमारे इस वक्त नेशनल क्या कॉन्फ्रेंस मुद्दे के ऊपर, रहेंगे क्या वैसे क्या आपके? मैंने तो शुरू तो उसी में किया था, लेकिन आप लोगों ने तो डिरेल कर दिया मुद्दे को। चलिए जाते जाते ही सही बता दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौन कौन से मुद्दे रहेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपनी पिच तैयार कर ली है, 370 को लेकर रेजोल्यूशन को पास कर दिया है। देखिए आशा मैम, 2 दिन का वक्त दीजिए, हम आपको बड़ा क्लियरली। सुखिंदर जी, अभी 2 सेकंड पहले आपने कहा मुद्दों पर होनी चाहिए थी, अब आपसे मुद्दे पूछे तो आप कह रहे हैं 2 दिन का समय दे दीजिए, ऐसे चलता है? हाँ, आप यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आप 2 दिन का वक्त दीजिए। हमारे क्या क्या चीजें रहेंगी इस बार पंचायत इलेक्शन में, वो क्लियरली आपको मिल जाएगा। हमारे जब तक सीनियर लीडर जो है वो जब इस पे बात करेंगे तो उसके बाद ही हमें हक होता है बोलने का किसी टीवी चैनल के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब था आज, लेकिन 16 नवंबर से तो शिविर शुरू हो जाएंगे पंचायत के ऊपर। हाँ बोलिए बोलिए सुखिंदर जी, बोलिए जी, बोलिए सुखविंदर जी। हेलो रजनी जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड को बहाल करना चाहिए था। अब तो पंचायत के इलेक्शंस को लेकर भी बात हो गई, तो माकूल समय और कितना आएगा, कब आएगा? आशा जी, इन लोगों ने चुनाव लड़ा था 370 के बेस पर कश्मीर में। इन्होंने रेजोल्यूशन लाकर लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश की है, जबकि इनके जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी जी, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमारा काम था रेजोल्यूशन लाना, आगे क्या होता है वो जाने। तो कहने का मतलब ये 370 के ऊपर भी सीरियस नहीं है, ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं मेरे सामने, जगदीप जी, ये क्लियर कर दे कि 370 पर क्या स्टैंड है इनका, क्या ये एनसी के साथ। रजनी जी, वो तो जवाब मैं अभी ले लूंगी, और उन्होंने पहले क्लियर किया भी है। रजनी जी, अब बार बार कितनी बार क्लियर करेंगे? अब सवाल ये है कि स्टेटहुड कब देंगे, ये सवाल है। आपने उस पूरे सवाल को घुमा दिया। वो कह रहे हैं पंचायतों के इलेक्शंस भी अब अनाउंस होने वाले हैं और उस पर अब काम शुरू हो गया है। फिलहाल उस पर काम शुरू हो गया, तो अनाउंसमेंट की क्या जरूरत है? जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं स्टेटहुड की बात कर रही हूँ, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से यहाँ एनकाउंटर चल रहा है। केंद्र सरकार सीरियस है यहाँ टेररिस्ट को खत्म करने में, 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बातें की जाती है, कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं। पिछले दिनों से एनकाउंटर चल रहे हैं, कैसे स्टेटहुड बहाल हो सकता है? जवाब दीजिए इस पर। अच्छा जी, मैं फिर से कह दूं 2 बातें बड़ी साफ साफ शब्दों में, बड़ी साफ गोई के साथ। पहली तो ये कि आर्टिकल 370 पर जो बुनियादी समझ है, मैं माफ कीजिए, मैं किसी के आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो बहुत कम लोगों को है। उस पर जरूर सवाल खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, वो परिस्थितियां क्या थी, उस पर बात कोई नहीं करता। दूसरी बात, ये आतंकवाद पर बात कर रहे हैं, तो ये खुद पहले जरा ये बताएं। एक तरफ तो ये शांति की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरी तरफ ये जरा जानकारी देगी कि जो नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड आपने कश्मीर में बनाया था, उसे जब चाइना हमला करता है या चाइना इंटरवीन करता है, आपने क्यों हटा दिया? चलिए और क्यों आपके पास ऐसे जवाब दीजिएगा नहीं है जो मिलिटेंसी को गंभीरता से काम करे? और क्यों आज ऐसी स्थिति बनी है कि जम्मू जैसा शहर आतंकवाद की जद में है? देखिए जगदीप जी, शायद आप लोगों ने आज का रिकॉर्ड नहीं देखा, आज का स्टेटस नहीं देखा कि 2019 से लेकर आज तक कितनी वारदातों में कमी आई है। ये आप बात नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस सही क्रेडिट बीजेपी को नहीं देना चाहेगी। किस तरीके से
14 से पहले वहां पर क्या होता रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी जुड़ने के लिए। सरकारों ने। जगदीप जी आपका भी धन्यवाद, सुखविंदर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल पंचायती चुनावों पर डिस्कशन हो रही थी, लेकिन फिलहाल पूरी डिस्कशन जो है वो परिसीमन की ओर चली गई और मुद्दा किस तरह से आप देखिए 370 और स्टेटहुड पर जाकर अटक गया। लेकिन फिलहाल पंचायती चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर एक पार्टी यहाँ पर अब आम लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएगी ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से लुभावने वादे करेगी और उन वादों पर कितना खरा उतरेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि पहले से ही परिसीमन होने से पहले ही जिस तरह से जगदीप जी ने भी सवाल उठाया और मैनिफेस्टो के अंदर जो दावे रखे गए थे उस पर अभी तक कितना काम हुआ ये भी देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।